नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो पिछला लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, या बोल सकते हैं जो अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस कर रखी है 6 लेक्चर में, उन 6 लेक्चर में जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। कल वाले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और उससे आगे जो क्वेश्चन है आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा हुआ है मैं आपको कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा और सारे क्वेश्चन क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वो इंपोर्टेंट होंगे। और किसके लिए क्वेश्चन होंगे, जैम के लिए और गेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करोगे, मेरे साथ साथ इसको पढ़ोगे और खुद करने की कोशिश करोगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर 1 atm एंड 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट प्रेशर ऑफ 0.5 atm आर इंट्रोड्यूस्ड into a vessel of volume 1 liter. If there is no change in temperature, the final pressure of mixture of gas is। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि मेरे पास क्या है, सबसे पहले आंसर में देखो मेरे पास एक गैस है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, प्राणदायी गैस होती है और ये कितना है मेरे पास, 1 लीटर है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है, इसको V1 बोल दो। V1 इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर 1 लीटर है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 लीटर एट प्रेशर, इसका जो P1 है प्रेशर है वो कितना है 1 atm है। 1 atm क्या है इसका प्रेशर है। और फिर दूसरी गैस कौन सी है मेरे पास, नाइट्रोजन गैस है। ऐसी गैस है यहाँ पर, एक वेसल है। और दूसरी गैस कौन सी है मेरे पास यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस है। तो दिस इज माई नाइट्रोजन गैस एंड यानी क्या है मेरे पास ये N2 है। और इसका मुझे वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है, यानी V2, यानी बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है मेरे पास, 2 लीटर है। कितना है, 2 लीटर। और इसका प्रेशर कितना है, P2 इक्वल टू हमको दे रखा है कितना, 0.5 atm। कितना दे रखा है, 0.5 atm दे रखा है। फिर क्या कर रहा है, इन दोनों गैसों को उठाकर एक नए वेसल में डाल रहे हैं, जिस वेसल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है। यानी इन दोनों को उठाया मैंने और कहाँ डाला, इस गैस को उठाया और इस गैस को उठाया और कहाँ डाल दिया, एक नए वेसल में डाला, जिस वेसल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मेरे पास V है, V इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 लीटर है। फिर क्या बोल रहा है, इस पूरी गैस के मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक जो कंडीशन है, इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, यानी सबका टेम्परेचर क्या है, यानी इस गैस का टेम्परेचर, इस गैस का टेम्परेचर और इस गैस के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब एक चीज अगर हम यहाँ पर अज्यूम करें कि दीज ऑल गैस आर आइडल गैस, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन को मैं एज ए आइडल गैस ट्रीट करूँ या फिर नाइट्रोजन को मैं एज ए आइडल गैस ट्रीट करूँ, तो वी ऑल नो दैट फॉर आइडल गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज ए फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर किसी भी टाइप की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यानी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का सम इस गैस के, यहाँ पे उसने इस मिक्सचर की एनर्जी के सम के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर इतनी बात समझ में आई तो आइए कैलकुलेशन करना क्या है आपके लिए आसान है। ओके, नाउ अज्यूम करो इस गैस का मतलब जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 है। इस गैस की एनर्जी कितनी है, E2 है। और इस गैस की एनर्जी कितनी है, मान लिया हमने E3 है। या बोलते हैं खाली इसको क्या बोल दो, E बोल दो। ऐसा हम बोल सकते हैं, आंसर हाँ जी बोल सकते हैं। नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अब देखो ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक गैस एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो डायटोमिक गैस एंड फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो इंटरनल एनर्जी होती है कितनी होती है, 5/2 P1 इंटू V1 होती है। ये होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। सिमिलरली अगर मैं ये भी नाइट्रोजन में क्या है, डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटरनल एनर्जी या वो एनर्जी ऑफ गैस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 P2 इंटू कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अगेन दिस विल बी इक्वल टू P इंटू कितना आ जाएगा, ये V आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा, P इंटू यहाँ पर V हो जाएगा। अब एक काम करो फिर, दिस फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मेरे पास क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा, वो किस करा रहेगा मेरे पास यहाँ पर, E के बराबर आएगा। E1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 5/2, दिस इज P1, V1 है। फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये 5/2 और मेरे पास कितना आया, P2 और V2 आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है, अगेन दिस थिंग इज ऑल्सो डायटोमिक गैस, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 5/2 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, PV आ जाएगा। ठीक है, 5/2 भी आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर, देखो जैसे 5/2 और इंटू कितना आ जाएगा, ये PV। 5/2 सबसे कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास कितना बच गया, PV प्लस का कितना आ गया, ये सॉरी P1 V1 प्लस का P2 V2 और यहाँ से V नीचे आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये
P आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो P1 P2 और V1 V2 की, और इस V की क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ मेरे पास क्या है, P1 कितना है मेरे पास, दिस इज 1 atm तो 1 आ जाएगा, और इसका आयतन कितना है 1 है, ठीक है, और फिर प्लस कितना है P2 कितना है मेरे पास 0.5 है, और इंटू कितना आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम कितना है 2 है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अब गैस है तो गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये मत कह देना कि इसका वॉल्यूम 1 है इसका वॉल्यूम 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, नहीं, इसका वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन द शेप या बोलते साइज ऑफ आवर वेसल विल बी डिक्रीज एंड इंक्रीज। अगर मेरा वेसल ही 1 लीटर का है तो गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना P आ गया, एंड दिस इज 1 + 1 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू P, तो P इक्वल टू कितना आ गया 1 + 1 2, और ये किस में आएगा ATM में आएगा, क्योंकि मैंने प्रेशर की यूनिट चेंज नहीं कर रखी है, प्रेशर किस में यूनिट क्या है यूनिट्स की, ATM है, तो ये भी कितना आएगा ATM में आएगा, तो प्रेशर कितना आ गया यहाँ पर 2 ATM आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक, क्लियर हुई बात, ओके। अगर ये बात क्लियर होगी, अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार पढ़ो, इसको उतार लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द डायग्राम, in the given VT diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? P1 और P2 के बीच क्या रिलेशन होगा, इस डायग्राम को देखकर बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, कांट बी प्रेडिक्टेड, P1 इक्वल टू P2, थर्ड क्या है, P2 इज ग्रेटर देन P1, और फोर्थ क्या है, P2 इज लेस देन P1। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। देखो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, जो अभी तक हमने 6 लेक्चर किए हैं, वो लेक्चर आपने देखे हुए हैं, या बोलते हैं एक पर्टिकुलर लेक्चर भी देखा हुआ है जिसमें हमने इस टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए आंसर निकालना सिर्फ 2 सेकंड की बात है। आप सीधे क्या कर दोगे, उस ऑप्शन को टिक कर दोगे जो हमने वहां पर पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कैसे निकालेंगे, चलो वो करते हैं, फिर यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक VT डायग्राम दे रखा है, यानी V वर्सेस T, यानी वॉल्यूम वर्सेस T का एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और उस ग्राफ के लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर P1 एंड दिस ग्राफ इज एट कांस्टेंट प्रेशर P2। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरी जो गैस है वो एक आइडल गैस है, तो फॉर आइडल गैस व्हाट वी नो दैट PV इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, NR/T के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ V निकालूं तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये NR/P, और इनटू कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक। नाउ दिस N is constant, R is constant, and for our case this P is also constant, then this whole quantity is constant, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज K, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, K इंटू T आ जाएगा, एंड हियर K इज इक्वल टू, जो K है मेरे पास वो क्या है, दिस इज NR/P के बराबर है, and this so that, and now this V equal to KT is analogous with Y equal to mx, है या नहीं है। इट मीन दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ जी हमारे पास स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, तभी V और T के बीच का ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया, क्योंकि ये किसके साथ मैच कर रहा है, Y इक्वल टू mx के साथ, उसके क्या है, एनालॉजी है, या उसके समान है। नाउ दिस m इज हियर स्लोप, इट मीन दिस k इज हियर स्लोप, यानी जो k है यहाँ पर क्या है, स्लोप है। अब इस स्लोप को देखो, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, जो स्लोप k है मेरे पास वो क्या है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, यानी p के साथ क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, यानी p बढ़ेगा तो k डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज स्लोप, ये मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, दिस इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ, यानी k क्या है, स्लोप है, यानी k बढ़ेगा कब, जब P क्या करेगा, घटेगा। दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दूसरा क्या होगा, अगर K घट रहा है इट मीन जो मेरे पास P है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर K की जगह थीटा लिखा है, थीटा इज द स्लोप, यानी एंगल, थीटा ज़्यादा जिसका होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसके लिए थीटा कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। अब देखो एक बार, यहाँ पर थीटा 1 ज़्यादा है, थीटा 2 ज़्यादा है, थीटा 2 ज़्यादा है, थीटा 1 कम है। अगर थीटा 1 कम है तो इसका स्लोप क्या है, कम है, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, यानी नीचे वाले ग्राफ का इसका स्लोप कम है, इसका मतलब क्या होगा, P1 क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, P2 से, यानी इस ग्राफ का स्लोप इस ग्राफ से क्या है, कम है, तो इसका मतलब जो P2 होगा, जो P1 होगा वो P2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी जो P1 होगा वो P2 से ज़्यादा होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट,
ठीक है, ये बात समझ में आई। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन उनके लिए जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है। और ये भी समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन थ्योरी में हमने क्या कर रखे हैं, वहाँ बहुत सारे बॉयल्स लॉ के लिए, और दूसरा जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है, और हाँ चार्ल्स लॉ है, एंड एक गे लॉ भी था, वहाँ पर गे लुसाक लॉ था, उसके लिए हमने क्या कर रखे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं। आप और भी ग्राफ पढ़ना चाहते हो, वहाँ पर हमने जो बॉयल्स लॉ है उसी के लिए 4 टाइप से ग्राफ क्या कर रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं। आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में या फिर जैम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको मिटाता हूँ, आप फिलहाल करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाते हुए चलते हैं और फिर नए क्वेश्चन यहाँ पर नोट करता हूँ। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? अब 6। क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस इज गिवन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी इज 5/2 R. If it is not specified whether it is Cp और Cv, ये पता ही नहीं है कि ये हीट कैपेसिटी, या बोल सकते हैं हाँ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, वन कुड कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज, या बोलते हैं वो जो मॉलिक्यूल है वो किस गैस के हैं। ओके, ऑफ गैस खाली इतना ही लिखो, मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी कैसे हैं, आर डेफिनेटली मोनो एटॉमिक, वो मोनो एटॉमिक होंगे, या आर डेफिनेटली रिजिड डायटोमिक होंगे। थर्ड क्या है, आर डेफिनेटली नॉन रिजिड डायटोमिक, या बोल सकते हैं कैन बी मोनो एटोमिक और रिजिड डायटोमिक, यानी वो गैस कौन सी है वो बतानी, सिंपल सा। ठीक है, वो कौन सी हो सकती है, हमको प्रिडिक्शन देनी है। एक Cp और Cv दे रखा है, ये वैल्यू Cp की भी हो सकती है और Cv की भी हो सकती है। इस आधार पर हमको बताना है कि वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, या बोलते हैं उस गैस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, मोनो एटॉमिक होंगे, रिजिड डायटोमिक होंगे, नॉन रिजिड डायटोमिक होंगे, या फिर बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक रिजिड डायटोमिक होंगे, दोनों मिलाकर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिंपल ये बताना है। देखो भाई, हम क्या करेंगे, सबको एक के बाद चेक करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, लर्निंग हमारा पर्पज है। ठीक है, सबको एक के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मोनो एटॉमिक के लिए है या नहीं है, फिर उसके बाद रिजिड के लिए है या नहीं, रिजिड डायटोमिक के लिए है या नहीं है, फिर नॉन रिजिड के लिए, फिर इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक, देखो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू कितना होता है, हम सब जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो इसके लिए U इंटर एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, तो इंटर एनर्जी विल बी इक्वल टू फ्रॉम द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी 3/2 kT हो जाएगी, कितने 3/2 kT, और मेरे पास 1 मोल है तो 3/2 RT हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, CV निकालूं, तो CV इक्वल टू कितना होता है, पार्शियल U अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, एंड इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 R आ जाएगा। तो देखो मोनो एटॉमिक के लिए CV इक्वल टू कितना होता है, 3/2 R होता है, तो ये तो मोनो एटॉमिक के लिए CV तो नहीं है, इतनी बात सही होगी। लेकिन अब CP निकालने में क्या दिक्कत है, फिर तो CP निकाल दो एक बार। अगर यहाँ से CP निकालूं तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू R प्लस CV होता है ना, मेयर्स फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू R प्लस CV, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये R प्लस 3/2 ऑफ R आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5/2 ऑफ R। इसका मतलब हाँ भाई, दिस इज CP फॉर दिस 5/2 R इज CP फॉर मोनो एटॉमिक गैस। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन अब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि कैन बी मोनो एटॉमिक और रिजिड डायटोमिक। एक बार रिजिड डायटोमिक के लिए चेक कर लें तो देखो नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, रिजिड डायटोमिक के लिए। देखो रिजिड, R फॉर रिजिड डायटोमिक गैस के लिए। रिजिड का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल ऑफ बोलते हैं एटम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर नॉट वाइब्रेटिंग, और वी कैन इग्नोर द वाइब्रेशनल मोड, और यहाँ बोलते हैं जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो एनर्जी होगी उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। किस केस में, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इन दिस केस वी ऑल नो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, उसकी 5 होती है। 3 ट्रांसलेशन है और 2 रोटेशन है, कितनी होगी मेरे पास, 5 होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, और U इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दिस विल इक्वल टू 5/2 RT हो जाएगा फॉर 1 मोल। अगर मैं क्या निकालूं, CV निकालूं, देन CV इक्वल टू कितना आ गया, ये पार्शियल U अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल के आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, करो इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, ये 5/2 ऑफ R आ जाएगा। अरे वाह, ये तो किसके लिए निकल गया, ये तो डायटोमिक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भी क्या निकल गया है, CV निकल गया। तो इसका मतलब हाँ भी रिजिड के लिए भी है, अब इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो मेरे को डी ऑप्शन का एप्रोप्रिएट दिख रहा है, यानी कैन बी मोनो एटॉमिक और रिजिड डायटोमिक। तो एक बार इसके लिए देख लें, नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए देख लें। देखो अगर मैं किसकी बात करता हूँ, नॉन रिजिड डायटोमिक की बात करता हूँ, तो वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉन रिजिड
डाई एटॉमिक। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बताओ, देखो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन कितनी है 5 है। अब वाइब्रेशन वाली कितनी होगी वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 5, ये तो पहले के 2 हो गए और फिर बीच में क्या आएगा प्लस, और यहाँ कितना आता है मेरे पास ND और माइनस कितना आता है यहाँ रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये होना पड़ा हुआ है हमने, ठीक है, कहाँ से आया पता होगा आपको। अगर नहीं पढ़ा तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ लो या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 5 प्लस एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डायटोमिक है तो 2 है और 3 डायमेंशन मूव कर रहा है तो 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, ये 6 आ गया। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो यहाँ से मेरे पास CV इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6/2 R आ जाएगा। तो 6/2 R यानी कि 3 R आ जाएगा, तो है नहीं। अगर मैं CP निकालूं तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास R प्लस CB होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4 R आ जाएगा। अगेन ये भी नहीं है, यानी दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए कंबाइनली कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैन बी रिजिड डायटोमिक और मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक भी हो सकता है और रिजिड डायटोमिक भी ये हो सकता है, जिसके लिए CB और CP की वैल्यू कितनी होगी 5/2 R होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 vessel separately contains 2 idle gases and A एंड B। मेरे पास क्या है, 2 आइडल गैसेस है जिनका नाम क्या है, एक का नाम A है और दूसरे का नाम B है। एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। द प्रेशर ऑफ A बीइंग ट्वाइस ऑफ B, जो प्रेशर A का जो प्रेशर है वो B के प्रेशर के ट्वाइस है। फिर क्या बोला, अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ B। फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A एंड B इज, यानी A और B के मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो कितना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 2 गैसें पहले बना दो यहाँ पर। ये मेरे पास क्या है, 2 वेसल हैं इस तरीके से। इसमें मैंने गैस A भरी हुई है और इसमें मैंने क्या भरी हुई है, गैस B भरी हुई है। तो दिस इज माई गैस B। लेट अस से यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 है, यहाँ Na बोल दो, और यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, Nb है। और उसने फिर खुद ही बोला है द प्रेशर ऑफ A बीइंग ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ B, माना जो मेरे पास PB है वो P के बराबर है, यानी प्रेशर ऑफ B इक्वल टू कितना है, P है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ B, यानी कितना आ जाएगा, ये 2P आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ A फाउंड टू बी 1.5 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ B। अगर ये बोलो मैं डेंसिटी ऑफ B इक्वल टू रो है तो यहाँ से मेरे पास डेंसिटी ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ B, यानी 1.5 टाइम ऑफ रो आ जाएगा। अब इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता है, दूसरा क्या निकालना है, फिर द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A एंड B फाइंड करना है। यानी अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट Ma है और उसका मॉलिक्यूलर वेट Mb है तो मुझे Ma/Mb क्या करना है, फाइंड करना है। Ma/Mb फाइंड करना है और मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करो, दोनों गैस के लिए आइडल गैस इक्वेशन लिखो। अगर मैं इसके लिए आइडल गैस इक्वेशन लिखूं तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, PA/VA इज इक्वल टू NA इंटू R इंटू T हो जाएगा। ठीक है, ये होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, PA निकालूं तो यहाँ पे PA/VA निकालूं तो दिस N एक नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस गैस। तो नंबर ऑफ मोल कैन बी रिटन एज इसका टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आंसर आज लिख सकता हूँ। और यहाँ कितना आ जाएगा, R आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। एक काम करो, V को नीचे ले जाओ तो मेरे पास यहाँ से PA इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास PA इक्वल टू आएगा कितना, दिस इज M/VA एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये 1/MA और इंटू कितना आ जाएगा, R इंटू T आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास PA इक्वल टू कितना आ जाएगा, M/VA मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गैस A डिवाइडेड बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ A। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, स्मॉल m नीचे A, स्मॉल m नीचे A, मास ऑफ A हो जाएगा। और ये मेरे पास नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ A है। दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A और अपॉन कितना आ जाएगा, ये Ma आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, Ma चाहिए, तो Ma इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रो A अपॉन PA और इंटू कितना आ जाएगा, RT आ गया। एंड दिस R इज कांस्टेंट, T इज ऑल्सो कैसा, बिकॉज T चेंज नहीं हो रहा है, उसने खुद ही बोला है T सेम है दोनों गैस के लिए। तो यहाँ से मेरे पास Ma इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, मेरे पास रो A अपॉन क्या आ गया,
ए आ गया। इफ एम ए इज इक्वल टू रो ए अपॉन पी ए, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड एम बी इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, रो बी अपॉन पी बी। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। अब देखो मुझे चाहिए क्या, एम ए अपॉन एम बी चाहिए, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एम ए अपॉन एम बी, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये रो ए अपॉन, ये नीचे कितना आया, पी आया, और नीचे कितना आ गया यहाँ पर, ये दिस इज रो बी, और अपॉन कितना आ गया, ये पी बी आ गया। इसको ऊपर भेजो तो दिस विल बी इक्वल टू एम ए अपॉन कितना आ गया, एम बी आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू रो ए इंटू पी बी, और अपॉन में कितना आ गया, ये पी ए इंटू, और ये मेरे पास कितना आ गया, रो बी। अब इन सबकी वैल्यू पता है मेरे को, अगर वैल्यू पता है तो फटाफट से क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, देखो दिस इज एम ए अपॉन कितना आ गया, ये एम बी आ गया, एंड दिस इज पी ए। पी ए इक्वल टू कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ पी दे रखा है, और पी बी इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, रो ए है। रो ए इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, रो ए इक्वल टू 1.5 ऑफ रो दे रखा है, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर, पी बी आ गया, और पी बी इक्वल टू कितना दे रखा है, पी दे रखा है, अपॉन में पी ए इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ पी आ गया, और इनटू रो बी इक्वल टू कितना दे रखा है, रो दे रखा है। रो से रो गया, पी से पी चला गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, ये एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया। ए पॉइंट कटा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 है, नहीं 5 3 15 5 को 20, हाँ कितना आएगा, 3/4। ऐसा कुछ ऑप्शन है इधर, 3/4 इज राइट ऑप्शन। तो दिस इज अवर आंसर, सी इज अवर आंसर। सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगेन क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था, यानी डेंसिटी के टर्म में हम किस तरीके से यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आई। अब कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, तो इसे मिटाऊँ मैं, आप नोट कर लो, मैं इसे मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट करता हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस आर मिक्सड विथ 8 मोल ऑफ हीलियम। The effective specific heat of mixture at constant volume is, okay? सबसे खास बात यहाँ पर ये है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि एक एग्जाम ऐसा होता है जहाँ पर हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम कौन सा होता है, सर्च करना एक बार, एक एग्जाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड विद 8 मोल ऑफ हीलियम, द इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमारे पास, सबसे पहले क्या है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है। अगर हम आंसर की बात करें तो मेरे पास पहले ये क्या होगा, इस तरीके से, इसमें क्या होगी, 2 मोल ऑक्सीजन गैस होगी। एन इक्वल टू कितना है मेरे पास, यहाँ पर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है। फिर क्या किया, इस 2 मोल ऑक्सीजन गैस को किसमें मिक्स किया हमने, बताओ भैया, हीलियम में मूव किया, और ये भी कितना है, 8 मोल है। दिस इज माई हीलियम, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हीलियम, एंड दिस इज मोनो एटॉमिक गैस एंड दिस इज डायटोमिक गैस। ये भी ध्यान देना है, मिक्स कर रहे हैं दोनों को हम। और ये कितना है मेरे पास, 8 मोल है। 8 मोल और 2 मोल दोनों को मिक्स किया एक सिंगल कंटेनर में। अब इसमें ऑक्सीजन भी है और हीलियम भी है। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 10 मोल हो गए। टोटल नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू 10 मोल। ओके, मुझे क्या निकालना है, इसकी इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सी भी इक्वल टू फाइंड करना है। सिंपल सा, सी भी इक्वल टू फाइंड करना है। नाउ दिस थिंग इज मोनो एटॉमिक गैस। ये मेरे, सॉरी, ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक गैस। ऑक्सीजन कैसी गैस होती है, डायटोमिक गैस होती है। एंड फॉर डायटोमिक गैस वी ऑल नो दैट दिस सी भी इक्वल टू कितना होता है, इफ वी से दैट कि दिस डायटोमिक गैस इज नॉट वाइब्रेटिंग, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट नहीं कर रहे, वो रिजिड हैं, देन दिस सी भी इक्वल टू कितना होता है, बताओ, दिस विल बी इक्वल टू 5/2 R। होता है नहीं होता है, हाँ जी होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया था हमने, कितना होता है, 5/2 R होता है। और ये मेरे पास क्या है, हीलियम है। एंड फॉर हीलियम दिस सी भी इक्वल टू कितना होता है, दिस इज ए मोनो एटॉमिक गैस। एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो सी भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 3/2 कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, अब मगर इसके लिए निकालूं, इसके लिए सी भी निकालूं, तो सी भी फॉर दिस थिंग, ये मेरे पास क्या है, सी भी फॉर ऑक्सीजन है, दिस इज सी बी फॉर हीलियम है। अगर मैं सी बी या फिर बोलते हैं इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या कहता है आपका दिमाग, क्या हो जाएगा। पहले चीज तो ये मेरे पास दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज अगेन फॉर 1 मोल। अब मेरे को दे कितना रखा है, यहाँ पर 2 मोल दे रखा है। फॉर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिस सी वी विल बी इक्वल टू 2 इंटू
5/2 ऑफ R, ऐसा होगा नहीं होगा। सिमिलरली CV फॉर हीलियम ऑफ 8 मोल, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 3/2 R। ओके, ये बात समझ में आई। ये 1 मोल के लिए होता है, ये भी किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। 5/2 ऑफ R इज ए specific heat at constant volume at constant for 1 mole. Similarly this one is for monoatomic gas of 1 mole and this one, now ये इसके 2 मोल है, इसके 8 मोल है, 2 से इंटू कर दिया और यहाँ 8 से इंटू कर दिया। सॉरी, आई एम सॉरी। अब अगर यहाँ पर क्या निकालूं, CV निकालूं, तो CV फॉर दिस मिक्सचर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इन दोनों को ऐड कर दूं, सिंपल क्या आ जाएगा, ये CV ऑफ ऑक्सीजन प्लस कितना आ जाएगा, ये CV ऑफ हीलियम। अगर मैं इतना करूंगा ना तो आंसर गलत आएगा। क्यों, देखो डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमकी। CV क्या होता है, अगर हम बोलूं CV या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, बोलूं कैसे डिफाइन करते हैं हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, या बोलते हैं एनी 1 मोल सब्सटेंस, या बोलते हैं एनी यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। बट दिस थिंग, दिस CV फॉर ऑक्सीजन प्लस CV फॉर हीलियम इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैस 10 मोल, क्योंकि पूरे के लिए है। अगर मुझे पर मोल निकालना है, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है, देन वी हैव टू डिवाइडेड इट बाय 10। टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्या आया, CV आया, तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से CV इक्वल टू वैल्यू पुट करो, दिस इज 2 इंटू 5/2 ऑफ R, फिर प्लस कितना आ गया, ये 8 इंटू 3/2 ऑफ R, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 10 आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास 5R और ये मेरे पास 4 3 12 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 12 और 5 कितना आ गया, 17R, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.7R, कितना आ गया, ये 1.7R, ऐसा कुछ है यहाँ, हाँ जी, ऑप्शन नंबर C इज अवर राइट आंसर। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माना मेरे पास एक गैस ये है, दिस इज माई गैस A, एंड यहाँ बोलते हैं गैस 1 बोल दो इसको, और इसको क्या बोल दो, गैस 2 बोल दो, इसमें नंबर ऑफ मोल N1 बोल दो, इसमें नंबर ऑफ मोल N2 बोल दो, और इसकी हीट कैपेसिटी CV1 बोल दो, इसकी हीट कैपेसिटी CV2 बोल दो। देन द इफेक्टिव हीट कैपेसिटी ऑफ 1 + 2 विल बी इक्वल टू CV, एंड दिस CV इज गिवन एज, आप डेराइव भी कर सकते हो, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, आप डेराइव खुद कर लेना। दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 1। इसके एनालॉजी लिखो, देखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 1, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 2, और इंटू कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 2, डिवाइड में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कितना आ जाएगा, N1 + N2। दिस इज माई जनरल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। जब हम 2 गैस को मिक्स करेंगे तो ऐसे करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर CP निकालना है तो CP निकालना बहुत आसान है, दिस इज R प्लस कितना हो जाएगा, ये CV हो जाएगा, एंड दिस इज अवर मेयर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, हमारा मेयर्स फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज अवर आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। ओके ना, अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, आगे की ओर बात करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या बोल रहा है, देखो 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इज एट प्रेशर 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ गैस इज 4 kg पर मीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है व्हाट इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। थर्मल मोशन इंटर एनर्जी की बात कर रहा है, तो इसकी इंटर एनर्जी कितनी होगी, कहां से निकालोगे बताओ, फ्रॉम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सिंस वी नो फ्रॉम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब उसने डायटोमिक गैस बोला है, एंड फॉर डायटोमिक गैस वी ऑल नो दैट कि दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू 5/2 RT। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, 5/2 RT हो जाएगा। अगर ये 1 मोल के लिए है तो यहाँ से मेरे पास PV इक्वल टू कितना होता है, RT होता है, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5/2, और RT की जगह कितना आ जाएगा, ये PV आ जाएगा। नाउ इफ मास ऑफ आवर गैस इज M, देन वी कैन राइट 5/2, ये P हो गया, और ये V है, V इक्वल टू कितना होता है, M/, यहाँ बोलते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, M/V होता है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे M/ρ आ जाएगा, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस। सब चीज दे रखा है, उठा के रख दो,
सब कुछ दे रखा है ना, हाँ दे रखा है। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, ये 5/2। P प्रेशर कितना दे रखा है मेरे पास, दिस इज 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड फिर इंटू कितना है मेरे पास, मास कितना दे रखा है मेरे पास 1 kg और डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू 4 kg पर मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा ये, ओ हाँ 4 डेंसिटी दे रखी है 4 kg पर मीटर क्यूब। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से एक सिर्फ मीटर बचेगा इधर पर, ठीक है, और वो ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर बचा मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी E इक्वल टू कितना आ गया, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो ये मेरे पास आ गया कितना 5 × 10⁴ एंड न्यूटन मीटर का मतलब कितना हुआ, जूल हुआ। तो E इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ जूल पे होगा ना आंसर, ठीक है, यहाँ जूल लिखा है। तो E इक्वल टू कितना आ गया, ये 5 × 10⁴ जूल। दिस इज माई एनर्जी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कितना आ गया 5 × 10⁴ जूल। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है वो, VRMS से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, या पूरा लिखूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। मैं इसे मिटाऊँ, मैं पहले इसे मिटाते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टेम्परेचर एट विच द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम RMS स्पीड एज दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन लिख रहा है द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एज दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। ठीक है, यानी वो टेम्परेचर क्या होगा जहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी या RMS स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के RMS स्पीड एट कितना था 300 एट 300 के बराबर, 300 केल्विन के बराबर होगी। देखो समझो जरा क्या बोल रहा हूँ, सिंस वी नो दिस VRMS इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, फॉर्मूला याद होना चाहिए, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m होता है। m हियर m इज मॉलिक्यूलर वेट। ओके, हमारे पास दो गैसें हैं, एक मेरे पास क्या है ऑक्सीजन है, दिस इज O2, और एक मेरे पास क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी क्या है H2 है। और इसका टेम्परेचर मान लिया कितना है मेरे पास T1 है, और इसका टेम्परेचर कहाँ पर है T2 टेम्परेचर पे, एंड दिस T2 टेम्परेचर इज 300 केल्विन। कहाँ पर है ये 300 केल्विन पर है। अब ये T1 की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए VRMS ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू किसके VRMS ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये T1 टेम्परेचर क्या होगा जहां पर ये कंडीशन होगी, यानी VRMS फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे, सीधे वैल्यू रख दोगे इसमें या फिर इनको इक्वल कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। T1 निकालना हमको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू 3RT1 और अपॉन कितना आ जाएगा m। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, एंड दिस इज ऑक्सीजन गैस, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RT2 और अपॉन कितना आ जाएगा ये 2। ठीक है, अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोर्ड्स है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3RT1 अपॉन कितना आ गया 32, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3RT2 और अपॉन कितना आ गया ये 2 आ गया। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, और हमने सुना है 16 × 32 होता है। तो यहाँ से मेरे पास T1 निकालना है, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये T1 इक्वल टू आ जाएगा 16 गुणा 16 × 32, 16 गुणा कितना आ गया T2 आ गया, और T2 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 300, तो 16 इंटू कितना आ गया ये 300 केल्विन। 16 × 32 16 48 होता है, ऐसा मैंने बचपन में पढ़ा था, तो 4800 केल्विन, सॉरी ये क्या होगा T1 होगा, T1 इक्वल टू कितना आ गया 4800 केल्विन हो गया। यानी जब हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन और ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 4800 केल्विन होगा, इस केस में दोनों की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक
ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा। क्यों हाई करना पड़ेगा? अंडरस्टूड है, क्योंकि मास ज़्यादा है भाई इसका, मोलिकुलर मास इसका 32 है, इसका सिर्फ 2 है, ठीक है। तो दिस इज ए आंसर। तो कितना आएगा? 4800 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, 10 क्वेश्चन के हैं, इनफ है। मैंने 11 बोला था, चलो एक क्वेश्चन शॉर्ट मान लो, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट ही है, फिर आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इनसे आ जाएगा यहाँ पर खट करके। अगर मेरे पास क्वेश्चन और आया तो अभी मेरे पास 10 क्वेश्चन मेरे पास है, अच्छे क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन बहुत है ना, ऐसे ही मतलब एक अलग जो अलग फील्ड है जो क्वेश्चन ना, वो क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा होना कि मैं ऐसे ही इसी से रिलेटेड RMS से रिलेटेड 10 बार क्वेश्चन करा दूँ, ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, बस तो क्वेश्चन की भरमार है, ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि ढूंढने पर मिल ही जाता है। फिलहाल मैंने ढूंढा नहीं है, बी ऑनेस्ट, ठीक। तो अभी 10 क्वेश्चन क्या है, इनफ है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, जो क्या होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन किस लेवल के हैं? जैम और गेट के लेवल के हैं, ठीक है। जैम में ज़्यादा इसमें फोकस रहेगा, क्योंकि गेट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ज़्यादा आती है, ठीक है। तो अगर मैं जैम की बात, गेट की बात करता हूँ तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ज़्यादा आती है। अगर मैं जैम की बात करता हूँ तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा आता है, ठीक है। इस तरीके का रिलेशन निकालना, इस तरीके का क्वेश्चन करना, ये जैम की कहानी है। तो जैम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। जो आपके अपने साथ के जो दोस्त हैं, जो क्लासमेट हैं, आपके सहपाठी हैं, उनके साथ क्या करो, इसको शेयर करो। तभी तो क्या करेगा, चीज़ें ग्रो करेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।